गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं 22 जून के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो एमसीक्यू के रूप में रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस भी रहेगा इस सेशन के अंदर। तो ये सेशन आपके आगे आने वाले एग्जाम्स, रेलवे, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, एसएससी, बैंकिंग और स्टेट के अन्य एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज का सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना कोई वक्त गंवाए। ये आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भारत का पहला रहने वाला है परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र, जो स्थापित किया जा रहा है आईआईटी हैदराबाद के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ये भारत का पहला है परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है हैदराबाद, वहाँ इसको स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो भारत में तेजी से बढ़ते नागरिक परमाणु क्षेत्र के लिए वैश्विक स्तरीय इंजीनियरिंग प्रतिभा को बढ़ाना और उन्नत डिजाइन क्षमताओं को विकसित करना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र का। ठीक है, बात करें राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में, तो भारत सरकार ने साल 2047 तक 100 गीगावाट्स परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, और कोडिन केंद्र इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ माइक्रो रिएक्टर भी शोध किया जा रहा है, किसके द्वारा? आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी जम्मू के द्वारा। इन दोनों के द्वारा मिलकर देश का पहला शैक्षणिक माइक्रो रिएक्टर स्थापित करने की भी संभावनाओं पर कार्य कर रहा है। तो याद रखना, भारत का पहला है परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड, खान क्वेट सैन्य अभ्यास 2026 किस देश में शुरू किया गया है? तो खान क्वेट सैन्य अभ्यास है 2026 का, जो शुरू किया गया है मंगोलिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है खान क्वेस्ट 2026, जो मंगोलिया से शुरू किया गया है। मंगोलिया की राजधानी है उलन बतार, उसके पास एक एरिया है 5 हिल ट्रेनिंग एरिया, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है इस बार। इसकी अवधि रहने वाली है 20 जून को ये शुरू हुआ है और 3 जुलाई 2026 तक चलेगा। और ये इस बार इसका 23वां संस्करण है। इसका बहु सैन्य अभ्यास है खान क्वेस्ट का, 23वां संस्करण है, जो मंगोलिया में शुरू किया गया है। बात करें भारतीय भागीदारी की, जिसमें राज भारत के जाट रेजिमेंट के 40 जवान इसमें शामिल। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से अध्याय 6 के तहत वैश्विक शांति अभियानों के लिए और विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल मजबूत करने के लिए इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया के उलन बटोर शहर में। कब से कब तक? 20 जून से लेकर 3 जुलाई तक। बात कर लेते हैं खान क्वेस्ट 2026 की। तो ये अभ्यास की शुरुआत तो 2003 के अंदर की गई थी खान क्वेस्ट की। ये पहले द्विपक्षीय कार्यक्रम था, जो अमेरिका और मंगोलिया के मध्य आयोजित किया जाता था। बाद में 2006 में इसको बहुपक्षीय अभ्यास के रूप में चेंज कर दिया गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 के अंदर, और 2006 में इसको बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के रूप में चेंज कर दिया गया है। और इस बार 2026 के अंदर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एडालिन जल विद्युत परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है जल विद्युत परियोजना की। तो ये किस राज्य में स्थित है? इटालियंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट। एटालिन जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की एक घाटी है दिबांग घाटी, वहाँ स्थित दिबांग नदी की सहायक नदियाँ हैं दो। पहला है ड्री और दूसरी है टालो या टैगोन नदियाँ। ये दिबांग नदी की सहायक नदियाँ हैं, इस पर यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। कौन सा? एटालिन जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। बात करें इसकी क्षमता के बारे में, तो इसकी क्षमता रहने वाली है 3097 मेगावाट की, जो इसे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक बनाती है। और इस परियोजना को केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है, रन ऑफ द रिवर्स। ठीक है, इसके तहत इसको बनाए गए हैं एटालिन जल विद्युत परियोजना को।
ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना। बात करें कुछ अन्य परियोजनाओं की जो अभी हाल ही में प्रस्तावित की गई है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें सबसे पहला आता है ओजू जल विद्युत परियोजना। ये रहने वाली है, इसकी क्षमता रहने वाली है 22,020 मेगावाट की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है सुबनसिरी जिला, वहाँ इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है अपर सियांग परियोजना, इसको भी याद रखना। ये भी बात करें इसकी क्षमता की, तो इसकी क्षमता रहने वाली है 10,000 मेगावाट की, बहुत ज़्यादा है। और ये भारत की सबसे विशाल प्रस्तावित परियोजना में से एक है, क्योंकि इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, 10,000 मेगावाट की। कौन सी है? अपर सियांग परियोजना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, भूलना मत, इसको राइट डाउन कर लेना अपने नोट्स के अंदर। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो ये इस बार मनाया गया है 21 जून को। हर साल 21 जून को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ये इस बार इसका 12वां संस्करण था, 21 जून 2026 को। इसकी थीम थी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी योग फॉर हेल्थ एजिंग के। ठीक है, तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है ना है, ये जरूर पूछा जाएगी आपको। और इसका कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? ये राष्ट्रीय कार्यक्रम इस बार कलकत्ता के ऐतिहासिक रेड रोड पर इसका आयोजन किया गया था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने सामूहिक रूप से योग सत्र का नेतृत्व किया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना कोलकाता को। बात करें पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो ये मनाया गया था 21 जून 2015 को। ठीक है, बात कर ले 2025 में कौन सा योग दिवस मनाया गया था? तो ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 2025 के अंदर, और इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2025 का भी पूछा जा सकता है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, और बात करें इसके कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये पूछ ले तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इसका आयोजन किया गया था 2025 के अंदर, बट ये पूछेगा नहीं। इसकी थीम याद रखना 2025 की भी, और संस्करण कौन सा था ये भी याद रखना। ठीक है, और 2026 तो इम्पोर्टेंट है ही, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, ये इसकी थीम है, और इसका 12वां संस्करण था 21 जून 2026 को। अगला सवाल है, CBN @ 361 डिग्री पॉलीमैथ्स, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक रह गए शाखामूरी श्रीनिवास प्रसाद, ये इसके लेखक रहने वाला है। CBN @ 361 डिग्री पॉलीमैथ, ये पुस्तक आंध्र प्रदेश के CM है N चंद्रबाबू नायडू, उनके ऊपर लिखी गई है। उनके नेतृत्व शैली, उनके प्रशासनिक निर्णय और शासन दर्शन यानी गवर्नेंस फिलोसफी पर आधारित है ये पुस्तक। कौन सी है? CBN @ 361 डिग्री पॉलीमैथ। जो लेखक है वरिष्ठ पत्रकार भी है, संपादक भी है, शाखामरू श्रीनिवास प्रसाद, उनके द्वारा ये लिखी गई है पुस्तक। किसके ऊपर? आंध्र प्रदेश के CM है, मुख्य CM कौन है? N चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। और इसका विमोचन भी खुद ने CM N चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ही किया गया था। जून 2026 में एक कार्यक्रम था सिंगापुर के अंदर, कौन सा था? काकतीय सांस्कृतिक संघ, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था सिंगापुर के अंदर। वहाँ पर इन्होंने अपने खुद के ऊपर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है, जो लिखी गई है शाखामरू श्रीनिवास प्रसाद के द्वारा। बात करें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक के बारे में जो 2026 में इम्पोर्टेंट थी और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पहली है मदर कैरी कम्स टू मी। ठीक है, तो ये लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। अगला है द 11th हॉर्स, यह है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, यह है जनरल MM नरवणे। ठीक है, ये सेना के जनरल है, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये 2026 में पुस्तकें लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, कहीं राइट डाउन कर लेना अपने नोट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है 11वें आवर ओशंस कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोबासा घोषणा को अपनाया है? तो ये 11वां आवर ओशंस कॉन्फ्रेंस था, इसमें 15 देशों के द्वारा मोबासा घोषणा को अपनाया गया है। ये 11वां आवर ओशंस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें 15 देशों के द्वारा मोबासा घोषणा को अपनाया गया है। और ये सम्मेलन जून 2026 के अंदर केन्या के मोबासा शहर में इसका आयोजन किया गया था। और ये पहली बार हुआ है जब किसी अफ्रीकी देश पर, अफ्रीकी धरती पर ये आयोजन किया गया था इस कॉन्फ्रेंस का। बात करें इसके थीम के बारे में,
तो हमारा महासागर, हमारी विरासत, हमारा भविष्य। ठीक है, ये इसकी थीम रहने वाली है 11th आवर ओशंस कॉन्फ्रेंस की। बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की, क्या है मोबासा घोषणा पत्र। तो ये प्राथमिक उद्देश्य है, यानी दुनिया भर के समुद्र में हो रही अवैध गतिविधि, बिना सूचना वाली और अनियमित मछली पकड़ना। ठीक है, उनकी गतिविधियों पर रोक लगाना जो अवैध रूप से होता है, और मत्स्य पालन क्षेत्र में पारदर्शिता लाना। ठीक है, यह है मोबासा घोषणा पत्र, जिसमें 15 देशों के द्वारा अपनाया गया है, जिसमें बेल्जियम, कैमरून, चिली, डोमिनिक गणराज्य, फ्रांस, गैबनान, गाम्बिया, घना, गिनी, लाइबेरिया, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, कांगो गणराज्य, सोमालिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश इसमें शामिल हुए थे इस बैठक के अंदर। तो इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिणी अफ्रीकी एक देश है केन्या, वहाँ पर मोम्बासा शहर है, वहाँ इसका आयोजन किया गया था 11th आवर ओशंस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, अगला सवाल है, किस भारतीय न्यायविद को 2026 से लेकर 2035 तक के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के बारे में बात करें तो इसके भी हाल ही में न्यायाधीश चुने गए हैं। तो भारत की ओर से चुने गए हैं विमल एन पटेल को। ठीक है, न्यायविद है विमल्स एन पटेल्स, उनको ये चुना गया है न्यायाधीश के रूप में। प्रसिद्ध भारतीय न्यायविद और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर विमल एन पटेल्स, उनको 2026 से लेकर 35 तक के कार्यकाल के लिए न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। ये बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित हुई थी, जिसमें ये 36वीं बैठक के दौरान वहाँ पर मतदान किए गए थे 138। तो उनमें से 138 मतों में से इनको 115 मत प्राप्त हुए हैं और इनको न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। बात करें डॉक्टर बिमल पटेल की, तो वर्तमान में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय है, वहाँ के कुलपति हैं और संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून के सदस्य भी हैं, और वे भारत के 21वें विधि आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, इनकी उपलब्धि के बारे में भी याद रखना, कौन है ये। ठीक, बात करें इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स फॉर द लॉ ऑफ द सी के बारे में, तो ये कार्य क्या करती हैं? तो ये समुद्र और महासागरों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाता है और दुनिया का सबसे बड़ा, प्रमुख और स्वतंत्र न्यायिक निकाय है, यानी स्वतंत्र और प्रमुख जुडिशियल बॉडी है। कौन सा? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स फॉर द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, बात करें इसके मुख्यालय के बारे में, तो इसका मुख्यालय रहने वाला जर्मनी के अंदर, और इसकी स्थापना वर्ष है तो ये 1996 से पूरी तरह से सक्रिय और कार्य कर रही है। यानी स्थापना के बारे में बात करते तो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर ये अभी तक कंटिन्यूसली कार्य कर रहा है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, जो समुद्र और महासागरों में अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उनको ये सुलझाता है, जिसके अभी हाल ही में न्यायाधीश चुने गए हैं। किसको? प्रोफेसर बिमल्स एन पटेल को। ये भारतीय न्यायविद और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ हैं, तो इनके बारे में याद रखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8 है, 14वीं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये 14वीं है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल्स 2026, जो आयोजित किया जा रहा है भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, ये 14वीं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल्स है जिसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक मौका है जब भारत इस वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। ये पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि भारत एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसका नाम है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। ये इसकी 14वीं बैठक है, 14वां सम्मेलन आयोजन है जो इस बार भारत में किया जा रहा है, और ये प्रतियोगिता सितंबर और अक्टूबर 2026 में आयोजित की जाएगी। ठीक है, और इसका भव्य फिनाले आयोजित किया जाएगा अक्टूबर 2026 के अंदर। ठीक, बात करें इसके थीम की, तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, स्टॉप ऑफ वार एंड वायलेंस, यानी युद्ध और हिंसा को रोके। ये रहने वाली है थीम 14वें मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 की, जो एक वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता है। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की विभिन्न गतिविधियां और चरण भारत के 3 प्रमुख और ऐतिहासिक शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें है नई दिल्ली, जयपुर, आगरा। वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा अलग अलग राज्यों में या शहरों में। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व लक्षिता थिलांगराज कौन करेंगे? लक्षिता थिलांगराज है, जो मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता था 2026 के अंदर, उनके द्वारा इस प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, क्या जीता था? मिस ग्रैंड इंडिया 2026 का खिताब था, जीता था लक्षिता
थिंग राज के द्वारा। इसी के द्वारा 14वीं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करेगी, जो सितंबर अक्टूबर में आयोजित होने वाली है नई दिल्ली, जयपुर और आगरा के अंदर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? तो ये रिपोर्ट कैग के द्वारा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025 के लिए सबसे अधिक राजकोषीय घाटा रहा है मेघालय के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए मेघालय सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया था। ठीक है, जिसमें 3 शहर मेघालय के साथ साथ और 3 राज्य हैं सबसे राजकोषीय घाटे में। पहला तो है मेघालय 8.69, दूसरा है नागालैंड और तीसरा है सिक्किम। ये तीनों राज्य हैं जो शेष राजकोषीय घाटे वाले राज्य बने हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो ये कुल खर्च माइनस कुल कमाई, यानी उधारी या कर्ज को छोड़कर, इसको क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा हमेशा देश की जीडीपी या राज्य के मामले में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। और वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी राज्य या देश का राजकोषीय घाटा उसकी कुल जीडीपी के 3% से कम होने का सुरक्षित माना जाता है। अगर इससे कुछ ज़्यादा है तो राज्य पर कर्ज का संकट मंडराने लगता है। तो सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटा वाला राज्य कौन सा बना है? यह है मेघालय। सेकंड पे कौन है? नागालैंड। और थर्ड पे कौन हो गया? सिक्किम। ठीक है, तो याद रखना कितने परसेंट है? 8.69% है। और नागालैंड का है 6.14% और सिक्किम का कितना है? 5.59%। बट राजकोषीय घाटा किससे अधिक होने पर होता है? तो 3% से अधिक होगा तो राजकोषीय घाटा कहलाएगा, और 3% से कम है तो वो राजकोषीय घाटा नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल है भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है जो द्वारका में नई दिल्ली के अंदर, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। ये भवन निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योग से संबंधित प्रमुख प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था 18 जून से लेकर 21 जून तक। बात करें इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। इनके द्वारा वन नेशंस वन एक्सपो यानी एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया था, कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। बात करें इस एक्सपो में तो 90 से अधिक देशों के विदेशी प्रतिनिधि और भारत के 100 से अधिक शहरों के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है, इसमें भारत बिल्डकॉन 2026 के अंदर। इसमें 24 औद्योगिक क्षेत्रों के आधुनिक उत्पादों नवाचारों को प्रदर्शन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से सीमेंट, स्टील, सिरेमिक्स, सैनिटरी वेयर्स, प्लाईवुड, पेंट, हार्डवेयर और अत्याधुनिक निर्माण सामग्री इसमें शामिल थी। कितने? 24 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र के आधुनिक उत्पादक और नवाचारों को प्रदर्शन किया गया था भारत बिल्डकॉन 2026 के अंदर, जो आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। और इसका औपचारिक उद्घाटन किया था मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। इसको तारीख याद रखना, 18 जून से लेकर 21 जून तक इसका आयोजन किया गया था। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स 22 जून के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद,